चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग का इकोनॉमिक्स में सेक्शन चल रहा है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। पिछले दिन हम लोग मुद्रा क्या है अब पढ़ चुके थे। आज नीचे हेडिंग दे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। चलिए ध्यान दीजिए, कलम रखिए, ध्यान से समझिए। मुद्रास्फीति क्या है? तो कहता है कि मुद्रा जो देख रहे हो रुपया, अगर इसके क्रय शक्ति में कमी आ जाए, क्रय शक्ति में कमी आ जाए मतलब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए, मनुष्य की आवश्यकता के लिए जो आवश्यक वस्तु है इनके कीमत में वृद्धि हो जाए, तो इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। ठेठ में इसी का नाम है महंगाई। महंगाई का नाम तो सुना हो। तो महंगाई जो हम लोग बोलचाल में कहते हैं, इकोनॉमिक्स में इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन ये मुद्रास्फीति थोड़ा बढ़िया से समझने का जरूरत है। टमाटर 150 रुपए किलो हो गया तो बोलो मुद्रास्फीति घटा कि बढ़ गया? तो इससे कुछ नहीं है। टमाटर और प्याज से खाली कुछ नहीं होता। मुद्रास्फीति किसी एक वस्तु से मतलब नहीं है, ओवरऑल वर्ष भर के आंकड़े को मुद्रास्फीति दर्शाता है। तो इसीलिए आपको पहले ध्यान से समझना है कि इसमें मुद्रा के क्रय शक्ति में कमी का मतलब क्या है। 100 रुपया में हम चीनी खरीदेंगे, मान लो कि 20 रुपए किलो चीनी है, तो कितना किलो चीनी हुआ? 5 किलो, यानी 100 रुपया का भार 5 किलो के बराबर है। अगर मुद्रास्फीति हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो 20 से रेट अब 25 हो, तो जब खरीदने गए 25 में, तो नोट तो यही 100 टकिया निकाले, लेकिन बताओ अब खरीदा कितना रहा? 4 किलो। तो क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति बढ़ गया कि घट गया? घट गया। यही क्रय शक्ति में कमी, इन्फ्लेशन। बोलो इन्फ्लेशन का मतलब समझ में आ रहा है हम लोग को? ठेठ में इसका मतलब क्या हुआ? महंगाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मुद्रास्फीति, महंगाई क्यों होता है, कारण क्या है, प्रकार क्या है, प्रभाव क्या है, तीनों बात से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसा एग्जाम है क्वेश्चन में उतना गहराई लेवल चला जाता है। तो पहले हम लोग बेसिक बात करें मुद्रास्फीति के प्रकार। एक को हम लोग कहते हैं रेंगते हुए मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति, जिसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। रेंगने के बाद हम लोग सीधा कहते हैं चलना, चलती हुई मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉकिंग। चलना के बाद हम लोग बोलो क्या कहेंगे? दौड़ना। दौड़ना, दौड़ना को हम लोग क्या कहेंगे? रनिंग। इसके बाद है उछलना, उछलते हुए भी इन्फ्लेशन हो सकता है, इसको गैलोपिंग कहते हैं। उछलना को जंपिंग नहीं कहते, गैलोपिंग कहते हैं। और एक और स्थिति है, इसको हाइपर कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। तो बात को समझिए, अगर इन्फ्लेशन 1 से 3% तक है तो इसको कहते हैं कि यह रेंग रहा है, बहुत धीरे धीरे महंगाई बढ़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा है, 10% तक है, तो कहते हैं कि चल रहा है। 10 से अगर बढ़ गया और ये लगभग 50 तक सट गया तो दौड़ रहा है। 50 से बढ़ गया और 99 तक है तो कहेंगे इन्फ्लेशन एकदम उछल रहा है। अगर 3 अंक में आ गया तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन हाइपर हो गया। ये क्या है थोड़ा ठीक से समझते हैं, पहले बात आपको समझाएं। इन्फ्लेशन निकालते कैसे हैं? तो इसके निकालने के लिए 2 तरीका है। एक को कहते हैं WPI पर निकालना और एक को कहते हैं CPI पर निकालना। WPI समझते हो? WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। देखना अखबार में धीरे धीरे तुम लोग ध्यान दोगे तो वहां पे आएगा थोक महंगाई दर इतना बढ़ा। तो थोक का मतलब है होलसेलर प्राइस को लेकर चलेंगे, तो ये WPI का पूरा नाम क्या हो गया? होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब धीरे धीरे WPI से ये चीज आया कि क्या हमारे कंज्यूमर थोक में सब चीज खरीदते हैं? नहीं, खुदरा में सब खरीदते हैं। तो कंज्यूमर कितना में खरीद रहा है उससे निकालना ज्यादा सही है। तो इसके लिए CPI बनाया। CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब देखिए सरकार की क्या है, बात को आपको समझाएं। सरकार ने कहा कि जितना भी आवश्यक चीज है जिसको मनुष्य खरीदता है उसका एक लिस्ट बनाई। लोग जोड़ाते क्या? कोई चीनी तो कोई दाल कोई सब्जी जोड़ाते क्या? जितना तुम सोच रहे हो सब जोड़ाते। सरकार कही कि सब जोड़ो, जोड़ते जोड़ते 1124 वस्तु का लिस्ट तैयार। तुमको हम कहें कि लिस्ट बनाओ, तो क्या तुम 500 ही पार करोगे? नहीं करो। और सरकार 1124 वस्तु का लिस्ट बना, 1124 वस्तु का लिस्ट बनाओ और इसका दाम लिखो। और एक ईयर को बेस ईयर मानी, आधार वर्ष। आधार वर्ष जनरली उसी को मानते हैं जिस साल न बाढ़ आया, न सुखाड़ आया, न कोरोना आया, सामान्य रहा। आधार का मतलब क्या है? वो बेस ईयर है, नॉर्मल ईयर। अब तुम एकदम बीमार हो, हम कहेंगे बस यहीं से तुलना करेंगे। जब तक तुम बीमार हो, न ज्यादा पहलवान, नॉर्मल जो है वो बेस ईयर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आज अभी इन्फ्लेशन मापने के लिए हमारा बेस ईयर क्या है? तो हम लोग का आधार वर्ष है 2011-12। 2011-12 एक नॉर्मल केस है। तुम ही बताओ 19-20 और 20-21 कभी आधार वर्ष होगा? नहीं, कोरोना फैला हुआ। तो कोरोना काल में कुछ सामान नहीं बिक रहा, किसका क्या दाम है कोई ठिकाने नहीं है, तो बेस ईयर कभी नहीं होगा। एक बेस ईयर का मतलब एक नॉर्मल वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि WPI का आधार वर्ष क्या है? 11-12। CPI का भी आधार वर्ष क्या है? 11-12। अब सुनिए, 11-12 में 1124 वस्तु का 1 किलो का दाम क्या है? जोड़ दिया। इनमें सब फेयर एंड लवली, पियर्स, डोव सब शामिल। 1124 मैंने समझा छोटा मोटा है, टोटल वस्तु शामिल है जो आदमी की आवश्यकता के लिए है। और इन वस्तुओं का 11-12 में क्या प्राइस था और अभी इसको उतने खरीदेंगे तो कितना पड़े, उससे सरकार निकालती है कि महंगाई दर कितना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कितना। उतना जान के पेमेंट में बढ़ाती है सरकार कि आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। नहीं बढ़ाएगी तो क्या होगा? अब किसी व्यक्ति को 5 किलो चीनी का काम है घर में और 5 किलो चीनी 100 रुपया में आ रहा था। कब? जब रेट 20 रुपए किलो था तब। अब 5 रुपए किलो पर बढ़ गए, तो अब उसी व्यक्ति को चीनी तो 5 किलो चाहिए। अब उसको चाहिए क्या? 125। और सरकार वेतन अगर 100 ही देगा तो 25 रुपया के लिए भ्रष्टाचारी बने। घर में जरूरत है और सरकार दे ही नहीं रही है, तो जो टेबल पर आएगा सरकार पैसा देती है, निकालो कुछ तब करेंगे, तो खानो खर्चा आपत्ति है। महंगाई बढ़ रहा है, पेमेंट बढ़ ही नहीं रहा, तो सरकार यही निकाल के पेमेंट बढ़ाती है हर साल, ऑटोमेटिक बढ़ाती है, कहने की जरूरत नहीं रहती। सरकार क्या करती है जो समझो, मान लो कि इस साल मान लो तुम्हारे घर में 500 वस्तु का काम है, 500 में सब एकदम जीरा पचफोरना तक आ गए, सब टोटल सामान आ गए। अब तुमको 500 वस्तु खरीदने में मान लेते हैं 8000 रुपया लगा वर्ष 2022-23। अब सरकार 2023-24 में देख रही है कि इसी 500 को खरीदने में, उतना ही खरीदने में कितना लग रहा है, तो देखिए कि 9000 लग। तो सरकार देखी कि वो ज्यादा कितना लगा,
1000 ज्यादा कितना लगा 1000 गुणे 100 बटे पहले कितना लगता था 8000 ये काट दे 4 दूना 8 25 के 100 12.5% महंगाई बढ़ गया तो इसका मतलब अखबार में आएगा कि महंगाई दौड़ रहा। देखो महंगाई का दौड़ना क्या है समझ में आया। सरकार वही निकालेगी अगर परसेंटेज आया 2% तो हुआ कि महंगाई रेंग रहा, महंगाई दौड़ रहा है, महंगाई उछल रहा है। अब बताओ इसी सामान को खरीदने में 8000 लग रहा था और अगले ही साल 16000 लगा तो इसका मतलब है कि जस्ट डबल एक साल में हो गया तो कै परसेंट हो गया 100%। तो कै अक्षर 3 अक्षर, 3 अक्षर का मतलब है कि इन्फ्लेशन हाइपर हो गया। और बताओ महंगाई होना अच्छी चीज है कि खराब? तुमको क्या लगता है इन्फ्लेशन होना बढ़िया है कि खराब? बोलो। तुम्हारे सरकार अगर बन जाए तुम्ही को प्रधानमंत्री बना दे तो तुम क्या चाहोगे, इन्फ्लेशन 0% कर दे कि एकदम 100% कर दे? कितना करोगे? तो आपको ध्यान रखना है हल्की महंगाई हल्का इन्फ्लेशन टॉनिक का काम करता है, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाती है, लोगों को उम्मीद रहती है अरे हम कोई सामान खरीदे और उम्मीद है कि महंगाई बढ़ेगा तो हम स्टॉक किए बढ़ा तो बस निकाले फायदा हुआ तो पैसा हुआ। तो इन्फ्लेशन ही नहीं रहेगा तो सब डेड हो जाएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन का रेट 6% लगभग बनाए रखे, इससे ज्यादा होने पर उपाय करें, कम होने पर भी उपाय करें। और ऐसे कुछ इकोनॉमिक्स वाले लोग कहते हैं कि बच्चे जिसको नहीं समझ आता है वो ठेठ में समझे कि इन्फ्लेशन जस्ट लाइक पत्नी के जैसा है, एक डिजिट में रहने पर जरूरी है, 2 डिजिट में टेंशन होगा और 3 पत्नी हो गया तो जीना हराम हो जाएगा। बात समझ लो। तो ये ठेठ में बात तुमको समझ में आ गया हो। अगर इन्फ्लेशन 9% तक है तो जरूरी है, टॉनिक है। घर में पत्नी लाख तुम कहोगे वाइफ, वाइफ माने क्या होता है? वाइफ का मतलब ही है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरीडे, बिना सूचना के डेली लड़। तो भाई कितनों लड़े, लेकिन एक डिजिट में मतलब एक पत्नी आवश्यक है सभी देखने के लिए कार्य, लेकिन डबल डिजिट हो गया तो तनाव वाली बात है। और ट्रिपल डिजिट का मतलब हाइपर, तो 3 पत्नी का मतलब जीना हराम। तो वही अगर हाइपर हो गया तो पत्र मुद्रा बेकार हो जाता है, रुपये का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। फिर इतना इतना रुपया लेके जाएंगे तो मालूम चलेगा कि पूरा रुपये झोला में है और सामान पॉकेट में उलट जाएगा। पैकेट में पैसा और झोला में सामान नहीं, झोले में पैसा और पैकेट में सामान, ये हाइपर कंडीशन। तो ये महंगाई सरकार कभी चाहेगी नहीं, तो ये हमेशा रोक की कोशिश होती है। तो पहले आप लोग ये समझ गए WPI क्या है, CPI क्या है, आधार वर्ष क्या है, ये सब बात क्लियर है, निकालते कैसे हैं। अब सरकार अगर देखी कि 2011-12 में हम 15 वस्तु जो आवश्यक है उसका दाम 4000 है, अभी जब हम 2022-23 चल रहे हैं तो इस समय इसका दाम 4500 है, तो बढ़ा कितना 500 गुने 100 बटे कितना में 4000 में। तो इसको हम लोग काट दिए, 2 दूना 4 2 5 10 कितना हो गया 25 बटे 2 कितना परसेंट हो गया? नहीं लगता ज्यादा काट दिया है, ज्यादा काट दिए हम जी, क्या कि 12.5 कैसे आ गया? 3 जीरो है तो 3 ही जीरो काटते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ तो ठीक ही काटे, 12.5% हो गया। अगर 12.5% है तो सरकार क्या करती है, जो उनके कर्मचारी को 11-12 में पेमेंट था अपने से, अगर इस समय उनको 10,000 मिल रहा था तो सरकार 12.5% महंगाई भत्ता देती है और 1250 रुपया उनको अपने से बढ़ा देती है। कर्मचारी खुश हो गया कि 11,250 मिल रहा है, लेकिन खुशी की बात नहीं है, सरकार जोड़ के दी है कि उस समय 10,000 में जितना सामान होता था आज इतना रुपया में उतने सामान हो। तुमको देखने में लगेगा कि पेमेंट बढ़ गया। बोलो बात समझ में आ रही है तुमको? कई व्यक्ति तुम सुना होगा कि हम लोग 76 में नौकरी करते थे, 40 रुपया मिलता था, सब सामान हो जाता था, और आज 40,000 में भी नहीं जुट रहा है। तो इन्फ्लेशन उस स्तर का बढ़ा है जिसके कारण उस समय का जितना इतना में था आज इतना में उतना ही हो रहा है। क्रय शक्ति की बात क्लियर है सबका? अब इन्फ्लेशन के 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कारण और दूसरा प्रभाव। ये दोनों चीज जब पढ़ लोगे तब क्वेश्चन शुरू हो। तुमको कहेगा इन्फ्लेशन होने से कर्जा लेने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लाभ में रहेगा हानि में रहेगा, आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निर्यात पर क्या प्रभाव, बहुत सारे क्वेश्चन आए। और इन दोनों बात को जब पढ़ लोगे तब गहराई लेवल का क्वेश्चन देंगे, इन्फ्लेशन को बढ़िया बना पाओगे। तो चलिए पहले हम लोग यहां तक की बात फटाफट लिख लेंगे, नीचे लिख दीजिए मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति नीचे लिख दीजिए, लिखें आवश्यक वस्तुओं के आवश्यक वस्तुओं के कीमत में आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। नीचे लिखिए डैश देखिए, मुद्रास्फीति का मान 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। मुद्रास्फीति का मान 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं, 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। फर्स्ट नंबर थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक ब्रैकेट में WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। दूसरा नंबर लिख दीजिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। CPI का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। CPI क्या दोनों में महंगाई दर एक ही होगा कि अलग अलग? अलग अलग, थोक का रेट अलग है, उपभोक्ता का रेट अलग है। तो आपको दे सकता है अखबार में कि थोक महंगाई इतना % बढ़ा और उपभोक्ता महंगाई या खुदरा महंगाई इतना बढ़ा, तो समझ लेना WPI और CPI की बात चल रही है। नीचे डैश करके लिख दीजिए दोनों सूचकांक का आधार वर्ष, दोनों सूचकांक का आधार वर्ष, दोनों सूचकांक का आधार वर्ष बोलो कब? 2011-12 है, दोनों सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। नीचे डैश देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कुल 1124 वस्तुओं
कुल 1124 वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है। कुल 1124 वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है। 1124 वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति का प्रकार, पहला नंबर रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति ब्रैकेट में क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन डैश देखिए, इसमें मुद्रास्फीति का दर 3% से नीचे होता है। इसमें मुद्रास्फीति का दर 3% से नीचे होता है। 3% से नीचे होता है। दूसरा, चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। चलती हुई मुद्रास्फीति डैश देखिए, इसमें मुद्रास्फीति का दर 10% तक होता है। मुद्रास्फीति का दर 10% तक होता है। बोलो सरकार की कोशिश क्या है, क्रीपिंग रखना कि वॉकिंग रखना? वॉकिंग रखना। 6 तक कोशिश होती है कि इसमें रहे हमारा, क्रीपिंग भी खराब है। अगला नंबर लिख दीजिए, तीसरा दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति डैश देखिए, इसमें मुद्रास्फीति का दर 50% तक होता है। दर 50% तक होता है। अगला लिखिए, उछलती हुई मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन डैश देखिए, इसमें मुद्रास्फीति का दर 99% तक होता है। मुद्रास्फीति का दर 99% तक होता है। अगला नंबर लिख दीजिए, हाइपर मुद्रास्फीति। हाइपर मुद्रास्फीति डैश देखिए, इसमें मुद्रास्फीति का दर 3 अंक तक होता है। इसमें मुद्रास्फीति का दर 3 अंक या 4 अंक का होता है। 1000% में बढ़ सकता है तो हाइपर हो गया। 3 अंक या 4 अंक का होता है। 3 अंक या 4 अंक तक का होता है। इस स्थिति में पत्र मुद्रा बेकार हो जाते हैं। इस स्थिति में पत्र मुद्रा बेकार हो जाते हैं। इस स्थिति में पत्र मुद्रा बेकार हो जाते हैं। नीचे डैश देखिए, बोलो अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कितने डिजिट में? सिंगल डिजिट में, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार प्रयास करती है औसत कितने रखने का? 6%। तो लिख दीजिए नीचे डैश देखिए, एक अच्छी गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए, एक अच्छी गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए, एक अच्छी गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए एक अंक में मुद्रास्फीति का होना, एक अंक में मुद्रास्फीति का होना, एक अंक में मुद्रास्फीति का होना, मुद्रास्फीति का होना अर्थव्यवस्था में टॉनिक का कार्य करता है। एक अंक में है तो टॉनिक, 2 अंक में है तो हल्का जहर, 3 हो गया तो मार ही देगा वो। हल्का टॉनिक का कार्य करता है। भारत सरकार मुद्रास्फीति का औसत दर, भारत सरकार मुद्रास्फीति का औसत दर, भारत सरकार मुद्रास्फीति का औसत दर बोलो क्या परसेंट? 6% बनाए रखने का प्रयास करती है। 6% बनाए रखने का प्रयास करती है। 6% बनाए रखने का प्रयास करती है। नीचे अस्तार लगा के हेडिंग दो, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण इस सबको गहराई से समझना है ताकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना सको। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहेगा, बुद्धि का प्रश्न होगा। तो अभी पहले हम समझाएं, मुद्रास्फीति के 3 कारण हैं। एक को कहते हैं मांग जनित कारण, दूसरा को कहते हैं लागत जनित कारण, और तीसरा को हम लोग कहते हैं मौद्रिक जनित कारण। मौद्रिक जनित कारण देखो 3 रीजन है। एक कहता है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, 2 चीज, जितना मांग है अगर उससे ज्यादा सप्लाई है तो वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी और इसके कारण मुद्रास्फीति होगा। अब जितना चाहिए, जिस अनुसार से जनसंख्या बढ़ रहा है, अगर उसी अनुसार से वस्तु और सेवा को हम नहीं बढ़ाएं तो मांग जनित समस्याएं उत्पन्न होगी। हमें मालूम चलना होगा कि कितनी जनसंख्या बढ़े, उतनी की आवश्यकताएं क्या होगी, उसी के अनुसार से हमें डिमांड के अनुसार सप्लाई करना होगा। अगर हम डिमांड ज्यादा रखेंगे, सप्लाई कम रखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर हम डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन घटेगा। बोलो मांग ज्यादा होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, पूर्ति ज्यादा होने से इन्फ्लेशन घटता है। तो डिमांड सप्लाई का खेल इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। दूसरा नंबर है लागत जनित। अगर कच्चे पदार्थ का ही मूल्य बढ़ जाए, जहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां स्टाफ हड़ताल कर दे, उनके पेमेंट की बढ़ाने की बात हो, तो इससे लागत बढ़ने से भी वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा, डिमांड सप्लाई चाहे जो रहे। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है मौद्रिक जनित, मुद्रा के कारण। अगर मार्केट में मुद्रा ज्यादा आएगा तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। तुम्हारे पास ज्यादा रुपया रहे, तीनों पैकेट फुल, तो तुम कोई सामान खरीदने में मोल जोल नहीं करोगे। जिस दिन एक ही नोट बचा रहेगा तो 3 बार पूछोगे 8 के दीजिएगा, तो नहीं 10 से कम नहीं होगा तो अगला दुकान। क्यों? नोट एक ही।
और अगर नोट तीनों में फुल है, वो कह रहा है 10 का दे दो 1 किलो। दुकानदार देखा कि 10 बोले 10 का लिया, अभी आएगा तो कोई 12 बोले 12 का दे दो 1 किलो, अरे 12 में कुछ नहीं बोल रहा है, 15 का फिर ले रहा। तो ऐसा तुम लोग देखा होगा। मौद्रिक जनित रीजन कब होता है? लगन के समय। लगन के समय आदमी भर पेट पैसा निकालता है, बैंक खत्म होके हाथ में ढेर पैसा आ जाता है। लड़का के गोड़ो लगाई 2000 1000, पंडित जी भी भर पेट, स्टाफ पूरा, जो आदमी है सबके पास पैसा। अब पैसा पूरा रहेगा तो मार्केट में पूरा हाथ मचा के रख देगा, मार्केट पूरा खराब कर देगा। इसीलिए लगन में डबल डिमांड होता है। एक तो डिमांड जनित, अब दौरा में सब्जी जाना है, फल जाना है, तो इसका डिमांड ज्यादा है, तो जो सेव 100 रुपए है आज पूछ रहा है कि कैसे, तो 300 के, इतना टाइट कड़ा लगन है, एक तो लगन हुआ। दूसरा, इस समय लोगों के पास पैसा ज्यादा है, वो तीनों से निकाल के फेंक दे रहा है, 300 दे दो हमको, इतने बच रहा है, पूरा निकालो, थोड़ा सा छोड़ेंगे। अगला दुकानदार देखा कि तो थोड़ा बच रहा है तो 400, रेट आउट टाइट कर दिया, नोट फिर है, फिर निकाल रहे। अब बताओ इन मौद्रिक जनित होने से सब देखो टॉनिक कैसे है वो समझो। टॉनिक क्या है? अगर आपके पास मुद्रा ज्यादा है तो बताओ स्वयं काम करोगे? नहीं, सामान रहेगा तो रिक्शा खोजोगे, ई रिक्शा खोजोगे, बैठोगे तो उसको रोजगार मिलेगा। अब वो भी ई रिक्शा वाला कहेगा कि लगन कड़ा है, सब बुक है, सब जा रहा था 10 रुपया में, तो आज कहेगा रिजर्व चलेगा 100 रुपया में। वो भी अलग से इन्फ्लेशन लाए हुए। इन्फ्लेशन का रीजन केवल एक नहीं है, हर जगह तुम देखोगे इन तीनों के कारण इन्फ्लेशन हो रहा। अब आपसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन एक तो ठेठ में समझाए, अब आपको क्वेश्चन देगा कि यदि सरकारी व्यय बढ़ जाए, सरकारी व्यय बढ़ जाए तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगा कि घटे? सरकार ज्यादा खर्च करे तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटे? क्या होगा? सरकार ज्यादा खर्च करे तो सरकार किस पे खर्च करेगी? लोगों को पैसा ज्यादा देगी, और लोगों को पैसा ज्यादा देगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा आगे, तो इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। मौद्रिक जनित रीजन होगा। बोलिए बात समझ रहे हैं? आगे जब लेसन आएगा तो तुम देखोगे कि अगला लेसन में बैंकिंग है, तो बैंकिंग में रिजर्व बैंक एक नंबर रेंज से सलाई रेंज तक रखे हुए। मार्केट में कैसे तबाही आ रहा है, उसको लगेगा कि ढेर पैसा आ गया, तो वहीं से वो बंबई से ही नटबोल्ट टाइट करेगी तो पैसा खींचा जाएगा। तुमको लग रहा है कैसे खींचा जाए, तो वही खींचने के लिए तुम सीआरआर, एसएलआर, ये सब जो देखोगे आरबीआई का एक टूल्स। अब आरबीआई तुमको अभी अनाउंस करे कि पैसा 9 साल में दुगना होता था, अब केवल आरबीआई को मालूम चल जाए कि इस शहर में बहुत ज्यादा पैसा है, जमीन सबका 4 लेन में गया है, हर आदमी को 10 लाख से ऊपर मिला है, करोड़ करोड़ तक मिला, तो इसे मार्केट तबाह करेगा। जिसको मिला वो क्या करेगा? जिसको 1 करोड़ जमीन का मिला, तो अगर ऐसा 50 आदमी को मिला है तो रेट बर्बाद करके रख देगा। हर चीज में इन्फ्लेशन लायक, तो आरबीआई वहां पर एक टूल्स लायक, क्या टूल्स लाएगी? वहां का जो बैंक है उसको कहेगी कि तुमको एक ऑफर 9 साल में डबल हो रहा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे क्षेत्र में 7 साल में डबल पैसा होगा, और ये ऑफर के लिए इतना फिक्स करो, अपने स्टाफ को सब जगह भेजो। अभी स्टाफ घर घर सबके यहाँ पहुंचा हुआ। ये देखिए सर 9 साल का स्पेशल ऑफर सीनियर सिटीजन आपके लिए 7 साल में बिना टैक्स के, तो जितना मार्केट में पूरा फात मचाता ये पैसा बैंक में घुस गया। अब बैंक 5 साल के लिए सबको ठंडा दिया गया, इधर शांति से रहो, 5 साल मार्केट सही रहे। तो इसमें देखा कि बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं करेगा, गाड़ी वाला का स्पेशल देगा कि कैंप लगा दो, मोटरसाइकिल कैंप, कार कैंप, सब कैंप लगा दो। अभी सब कैंप क्यों लगाता है? तुम्हारे गांव में भी कभी-कभी शहर में कैंप लग रहा है, वो आरबीआई को मालूम चल गया कि पैसा ज्यादा है, कैंपिंग करो, कुछ लोगों को लोभ होगा, खरीदेगा, ठंडा मिजाज रहेगा, तो मालूम चलेगा कि मार्केट सही है। तो कई टूल्स है, वो टूल्स को देखोगे इन्फ्लेशन कमांड कैसे होगा। जल्दी बताओ, यदि कर में वृद्धि कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन, टैक्स बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन। तुमको क्वेश्चन काल्पनिक आएगा कि निम्नलिखित में मुद्रास्फीति बढ़ेगा, अब उस पे 4 चॉइस देगा, तो अपने से तुमको सोचना पड़ेगा। बोलो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो इन्फ्लेशन क्या हो? कितने को लग रहा है बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। घटेगा कितने को लग रहा है? तुम लोग दोनों हो जाएगा। हां, ये बोल कोई बढ़ जाएगा घटे? बोलो टैक्स बढ़ा देगी तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा रहेगा कि कम? कम पैसा रहेगा तो पूरा फात ज्यादा करोगे कि कम? कम करोगे तो इन्फ्लेशन घट जाएगा। सरकार जब देखती है कि ज्यादा पूरा फात कर रही है तो टैक्स 18% से 28% कर देगी, मिजाज ठंडा हो जाएगा। टैक्स जहां बढ़ा देगी तो इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, आपको हम कहें कि सरकार अनाउंस कर रही है कि हर कर्मचारी को 1 माह का बोनस दिया जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। जैसे बोनस मिला मार्केट में सब पूरा फात वाला करना शुरू कर देगा। अब इससे घाटा है कि फायदा? हल्का रहने पर फायदा, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो मार्केट में फिर रौनक नहीं रहेगी। ये वाला जैसे ही ज्यादा हुआ तो कोई आदमी सीधे नहीं जा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई चाट खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई रहेगा तो ना खाएगा। ये कम रहेगा तो सब जीप सीधा करके सीधे चला जाएगा, तो जितना बेचारा रास्ता में दुकान खोला है जा, कुछ दम ही नहीं है, मार्केट रेंग रहा है, वही क्रीपिंग हो जाएगा। तो अब बताओ ये तीनों कारण क्लियर हो गया सबका। अब इसका इंपैक्ट प्रभाव चलेगा, और तब 4-5 क्वेश्चन देख, वो क्वेश्चन अगर तुम समझने लग गया तो इन्फ्लेशन बन जाएगा। तो चलिए नीचे कारण में, या कारण से हम लोग अगले दिन चलेंगे, थोड़ा सा लेट पे। अगला दिन कारण और प्रभाव पूरा करते हुए खत्म, और तब इंटरेस्टेड लेसन आएगा बैंकिंग, फिर बैंकिंग हम लोग डिटेल